हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता अपनी देवरानी पारुल को अपनी बहन की तरह मानती थी और पारुल भी अपनी जेठानी की कोई बात नहीं टालती थी। एक दिन वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी अनीता कुछ लड़कों की फोटो लेकर उसके पास आती है। पारुल, ये कुछ लड़कों की फोटो है। इनमें से तुझे जो लड़का पसंद हो बता, मैं उससे नैना की बात आगे बढ़ाऊं, क्योंकि जैसे उसके लक्षण हैं, कुछ समय बाद उसके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जेठानी जी, अभी तो उसकी कोई खास उम्र भी नहीं है, ना ही उसके अंदर एक पैसे की अकल है। जिस घर में भी जाएगी उस घर में बवाल कर देगी। हाँ, तो अभी कौन सा बवाल नहीं कर रही, बहुत सुधरी हुई है। हम सब की शादी इतनी उम्र में हो गई थी, उससे तो ज्यादा ही है नैना की उम्र। ठीक है जेठानी जी, मैं फोटो देखकर आपको आराम से बताती हूँ। पता नहीं जेठानी जी को मेरे बेटी की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। एक काम करती हूँ, बोल दूंगी मुझे एक भी लड़के की फोटो पसंद नहीं आई है। पारुल लड़के की फोटो देखकर अपने आप से बातें कर रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हवालात में बंद है। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। नैना, तू सुधरेगी या नहीं, मुझे ये बता। कब तक मैं ये तेरे बवाल जेठानी जी से छुपाती रहूंगी? माँ, पहले मुझे जेल से निकालो, उसके बाद भाषण देना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती रहती कब है? हर बार बवाल करके तू यही बोलती है कि मैंने क्या कुछ किया है। माँ, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। कॉलेज की कुछ लड़कियाँ मुझसे बहस कर रही थी, तो मैंने उसका सर फोड़ दिया और कॉलेज वालों ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल भेज दिया। इतना बवाल करने के बाद भी बोल रही है कि कोई बवाल नहीं किया है। कभी तो अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। क्या करूं मैं तेरा? अभी के लिए तो मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मेरा इसमें दम घुट रहा है। मैं सच बता रही हूँ माँ, जिसकी वजह से मैं जेल पहुँची हूँ उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। देखो, अभी भी इस लड़की की हरकतों में कोई सुधार नहीं है। एक काम कर, तू यहीं रह। तुझे बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही तू जेल से बाहर आएगी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा कर पाएगी। मेरी सारी चिंता ही खत्म। रुको ना माँ, मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तो फिर तू मुझसे एक वादा कर कि तू यहाँ से निकलने के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, शांति में रहेगी। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। पारुल इंस्पेक्टर से बात करके नैना को जेल से बाहर निकलवाती है और उसे लेकर घर आती है। घर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि अनीता चुपचाप हॉल में बैठी थी, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये जेठानी जी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हैं? कहीं ये किसी तूफान के आने का संदेशा तो नहीं? कहीं बड़ी माँ को पता तो नहीं चल गया कि मैं जेल में थी? ऐसा मत बोल बेटी, वरना जेठानी जी के गुस्से से मैं भी नहीं बचा पाऊंगी तुझे। क्या हुआ बड़ी माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तो माँ के साथ थी, वही मुझे लेकर गई थी। पारुल, तुम कहाँ गई थी नैना को लेकर? सच सच बताओ या मैं बताऊं? जेठानी जी, वो मैं नैना को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बताई चली गई। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे सच बोला, क्योंकि तुम्हारे जाने से पहले ही मेरे पास कॉलेज से कॉल आ गया था और मुझे सब पता चल गया था। अब तुम मेरी ही बात सुनोगी। मुझे जो लड़का पसंद है, मैं उसके साथ नैना की शादी करवा दूंगी, क्योंकि अब इसकी मनमानी बहुत बढ़ती जा रही है। आप सही कह रही हो जेठानी जी, इसके अंदर लड़की वाली तो कोई लक्षण ही नहीं है। आए दिन लड़कों की तरह लड़ाई झगड़ा करती रहती है, बवाल करती रहती है। आज तो जेल भी चली गई। मुझे तो आप पर पूरा यकीन है, आप जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। पारुल की बात सुनकर अनीता खुश हो जाती है, वहीं नैना गुस्से से लाल। अनीता अपनी देवरानी की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। समय बीतता है, तभी एक दिन अनीता कुछ सामान लेकर नैना को अपनी पड़ोसन कमला के घर भेजती है। हरीश, तुम कब आए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं कल रात ही आया हूँ। यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो मैं कमाने भी लगा हूँ। अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। बड़ी माँ वैसे ही मेरी शादी के पीछे पड़ी है। किसी अनजान के गले बनने से अच्छा है मैं इसी से शादी कर लूं। कम से कम अपनी मर्जी से तो रहूंगी। कहाँ खो गई तुम?
जवाब दो, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू सो मच। नैना की बात सुनकर हरीश बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। तभी कमला वहाँ आ जाती है। हाय राम, इस लड़की ने तो मेरे लड़के को भी नहीं छोड़ा। कैसे गोंद की तरह मेरे बेटे से चिपकी हुई है। अरे माँ, आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हम दोनों बचपन से एक दूसरे को एक साथ देख रहे हैं, तो सिर्फ दोस्त की तरह गले लग रहे थे। हाँ आंटी, हरीश एकदम ठीक बोल रहा है। तुम लोग मुझे ज्यादा पागल मत बनाओ। ये बात मैं अभी सबको बताती हूँ। अनीता बहुत अपनी नाक कुची करके घूमती है ना, अब मजा चखाऊंगी उसे। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी देवरानी की बेटी ने क्या बवाल किया है। बड़ी माँ को पता चला कि मैंने फिर से बवाल किया है, वो तो मुझे मार ही डालेंगी। आंटी जी, ये सब बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? शायद तू भूल गई है कि बहुत पहले उसने जब मेरे बेटे को तेरे कमरे में देख लिया था तो कितनी बेइज्जती करी थी उसकी। आज तो मैंने तुझे गले लगाते देखा है। सबको सब बताऊंगी। माँ, आपके ऐसा करने से मेरी भी इंसल्ट होगी। किस बात का तमाशा लगा हुआ है यहाँ? तमाशा तो अब होगा जब सबको ये पता चलेगा कि तेरे घर की लड़की पड़ोसी के घर के लड़के को गले लगा रही थी। अनीता नैना को लेकर घर आ जाती है और बिना उसकी पसंद जाने उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर देती है। एक तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ हरीश और नैना भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। देखो, तुम सबसे बचकर स्टेशन निकल जाना और मेरे आने का इंतजार करना। मैं मौका मिलते ही शादी से निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम सच बोल रही हो ना? तुम मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं, मैं कोई धोखा नहीं दूंगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। दूल्हा मंडप में बैठकर दुल्हन का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैना कमरे से साड़ी लटकाकर भागने की तैयारी में होती है। तभी अनीता उसे लेने आ जाती है और उसे मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। शादी शुरू हो जाती है। हरीश सामान के साथ स्टेशन पर बैठा नैना का इंतजार कर रहा था। इस बवाल में नैना के कॉलेज के बॉयफ्रेंड कार्तिक को उसकी शादी का पता चलता है और वो भी बंदूक लेकर पहुंच जाता है। ये शादी नहीं हो सकती। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? कार्तिक, तुम्हें कैसे पता चला मेरी शादी का? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे बिना बताए शादी करके मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं देखता रहूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं सब बर्बाद कर दूंगा। पारुल, तेरी लड़की बवाल करना छोड़ेगी या नहीं? मुझे इसी बात का डर था कि कहीं ये लड़की अपनी शादी में भी कोई बवाल ना कर दे। और देखो, मेरा डर सच हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? नैना की शादी सिर्फ मुझसे होगी। नैना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तेरा दिमाग खराब है? ये मुझसे प्यार करती है। मानना पड़ेगा अनीता, तेरी देवरानी की बेटी जितनी बवाली लड़की है ना, मैंने आज तक नहीं देखी वैसी कोई। एक साथ कितने लड़कों को घुमा रही है। एक जयमाला लेकर खड़ा है, एक सामान लेकर, तो दूसरा बंदूक लेकर। तुझे डर था ना कि तेरी देवरानी की बेटी अपनी शादी में कोई बवाल ना कर दे। तेरा ये डर हकीकत में बदल गया। दो लड़कों के साथ लफड़ा देखकर बाराती अपनी बारात वापस लेकर चले जाते हैं और उसकी सच्चाई जानने के बाद कार्तिक और हरीश भी उससे शादी करने से मना कर देती है। नैना अपने ही बवाल में खुद फंस जाती है और अपने परिवार वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले वालों की नजरों में भी गिर जाती है। इस तरह शादी में हुआ ये बवाल उसके साथ साथ लोगों को भी हमेशा के लिए याद रहता है। अपर्णा शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ को बुलाती है, तो उसकी माँ अपने कमरे से शगुन के लिफाफे में 500 रुपए डालते हुए आ रही थी। जैसे ही अपर्णा की नजर 500 के नोट के ऊपर जाती है, तभी वो अपनी माँ के हाथ से पैसे और लिफाफा लेते हुए कहती है, माँ, आपके रिश्तेदार की शादी नहीं है जो शगुन में 500 रुपए का पत्ता दे रही हो। अरे तो क्या हुआ, पड़ोसन भी तो अपनी करीबी ही है। और वैसे भी अपने घुटनों के दर्द के चलते मैं उनकी शादी के कामों में मदद भी तो नहीं कर पाई, तो फिर इतना शगुन देना तो बनता है ना। क्या बनता है ना?
अरे ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो अपनी बेटी को दे दो, परायों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ, अपने घर की शादी नहीं है, इसलिए पराई शादी में अब्दुल्ला मत बनो। मैं लिफाफे में 200 रुपए डाल देती हूँ, बहुत है। शादी के शगुन में क्या अपना क्या पराया अपर्णा। ओहो, आप तो कुछ समझती ही नहीं हो। चलो देर हो रही है। इतना कहकर अपर्णा लिफाफे में से 500 का नोट निकालकर उसमें 200 का नोट रख देती है और अपनी माँ के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। हालांकि अपर्णा लड़की तो बहुत समझदार थी, लेकिन बात बात पर अपनों और परायों में बहुत फर्क किया करती। एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही थी, तभी रास्ते में वो कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुक जाती है और शॉप के अंदर जाते हुए वो एक रोनित नाम के लड़के से टकरा जाती है। तो रोनित उससे कहता है, डोंट माइंड, हाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। डोंट वरी, मैं परायों की बातों और हरकतों को माइंड करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। ओह हेलो मैडम, ये किस एटीट्यूड में बात कर रही हैं आप? मैंने प्यार से कहा तो आप भी प्यार से जवाब दे सकती थी ना। सॉरी, मेरे पास फालतू प्यार नहीं है अजनबी लोगों पर बांटने के लिए। वो बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी शॉप से बाहर निकलता है और अपर्णा के पीछे से निकलते हुए उसे धक्का दे देता है। तो अपर्णा खुद को ना संभालते हुए रोनित की बाहों में जा गिरती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अपर्णा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तभी रोनित उसे कहता है, क्या हुआ? एक अजनबी की बाहों में गिरकर मजा आ रहा है क्या, जो उठने का नाम नहीं ले रही हैं आप? उसकी बात सुनकर अपर्णा उससे दूर हट ही रही थी कि तभी रोनित उसे छोड़कर चला जाता है और वो सड़क पर बैठ जाती है और गुस्से में रोनित को घूरते हुए मन ही मन बहुत बुरा भला कहती है। इस बात को हुए 1 महीना गुजर गया था। हर माता पिता की तरह फूलवती भी अपर्णा के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक रोज फूलवती अपर्णा को एक नया सूट देकर कहती है, ये मैंने खास तेरे लिए सिलवाया है। थैंक यू माँ, ये बहुत सुंदर है। पता है, ऐसा ही सेम सूट मैंने बुआ को मुझे दिलाने के लिए कहा था, लेकिन वो हाँ करके भूल भी गयी। और आज देखो, आपने मुझे लेकर ही नहीं बल्कि इतनी अच्छी तरह सिलवा कर भी दिया। सच में माँ, अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ तो फिर अपने इस अपने की एक बात मान, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है मैंने। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी अच्छा कमाता है और अच्छी बात तो ये है कि तेरी फोटो देखकर ही उन्होंने हाँ कर दी है। अब तू भी अपनी माँ की पसंद पर भरोसा कर और उनके सामने रिश्ते के लिए हामी भर दियो। क्या माँ, यू अपना अपना कहकर मुझे जल्दी ससुराल भेजकर पराया करना चाहती हो? खैर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। फूलवती उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही अपर्णा लड़के को देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिसे उसकी माँ ने उसके लिए पसंद किया था वो लड़का रोनित था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रोनित सबसे अपर्णा से अकेले में बात करने को कहता है। तभी दोनों अलग से जाकर बात करते हैं। मैं सोच ही रही थी कि मेरी फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कहने वाला लड़का आखिर हो कौन सकता है, और अब पता चल रहा है। माना हमारी पहली मुलाकात थोड़ी खराब थी, लेकिन तुम लड़की बुरी नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया। तो कहो, इस अजनबी को अपना बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अजनबी को पति बनाकर उसे सताने का है। इतना कहकर दोनों शर्माकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह दोनों की रजामंदी होने पर रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ससुराल में अपर्णा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी कि एक रोज उसके घर सिया नाम की लड़की अपना सूटकेस लेकर उनके घर आती है और आते ही अपर्णा की सास निर्जला के गले लग जाती है। ये देखकर अपर्णा कहती है, सासू माँ, मुझे तो आपने इतनी प्यार से कभी गले नहीं लगाया जितना इस पराई लड़की को लगा रही हो। अरे बहू, ये कोई पराई नहीं बल्कि तेरी ननंद है, सिया, मेरी बहन सुलोचना की छोटी बेटी। हाँ भाभी, और आप जलिए मत, मैं जब भी आती हूँ तो मौसी जी को ऐसे ही गले लगा लेती हूँ। अच्छा, भाई कहाँ है? कुछ देर रुक जा, वो ऑफिस से आता ही होगा। बहू, सुबह मैंने तुझे कमरा साफ करने को कहा था, हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन वो बड़ा कमरा इसके लिए है। और क्या, अब से सिया हमारे साथ ही रहेगी। आज कुछ बढ़िया सा बना ले खाने में। आजा सिया बेटी, मैं तुझे कमरा दिखाऊं। निर्जला सिया को अपने साथ ले जाती है और अपर्णा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अपर्णा पौधों को पानी दे रही थी और रोनित बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सिया अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है
और सामने देखती है कि एक छोटा बच्चा गली में घूम रहा है। तभी सिया कहती है, भाई देखिए ना, वो छोटा बच्चा ऐसे ही रोड पर घूम रहा है, किसी गाड़ी से टकरा गया तो। अरे ये तो बगल में रहने वाली अंजना जी का बच्चा है। रुको, मैं यहाँ उसे लेकर आता हूँ। आपको क्या करना है? वो अपना बच्चा नहीं है, पड़ोसी का है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भाभी आप क्या अपना पराया कर रही हैं? छोटा बच्चा है, रोड पर अकेले खेल रहा है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। देखो, तुम फालतू का भाषण ना ही दो तो अच्छा है। मैं अपनों की नहीं सुनती हूँ तो तुम्हारी कहाँ से सुन लूंगी। सिया खुद ही जाकर उस बच्चे को सड़क के किनारे ले आती है। तभी उसकी माँ उसे वहाँ आकर ले जाती है। शाम को खाने के समय रसोई में अपर्णा सबके लिए प्लेट में खाना लगा रही थी। तभी उसकी सास निर्जला आती है और थाली में रखे खाने को देखकर कहती है, बहू ये इन रोटियों में भी तो घी लगा दे। सासू माँ, वो प्लेट सिया की है, वो खा लेती है ना बिना घी की रोटियाँ। जाओ आप उसे दे आओ। बहू तू जैसे देगी वो खा ही लेगी ना, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना, लगा दे इसमें भी घी, तेरी ही ननद है। सासू माँ, सगी ननद नहीं है जो उसे घी वाली रोटियां परोसूं, पर आई है, चली जाएगी कुछ दिनों में। और वैसे भी घी ना खाने से वो दुबली नहीं हो जाएगी। बहू ये क्या हर वक्त अपना पराया करती है? इंसान सही होना चाहिए, फिर वो अपना हो या पराया, समझी? इतना कहकर निर्जला वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपर्णा में कहाँ कोई बदलाव आना था। एक हफ्ते बाद अपर्णा शाम के समय राशन लेने के लिए निकलती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स लाना भूल जाती है और वो नुक्कड़ की दुकान ना जाकर बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं किसी दुकान से सारा राशन का सामान लेती है। फिर पैसे देने के समय पर उसे अपना पर्स नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, ओह नो, पर्स तो लाई ही नहीं, अभी मैं पेमेंट कैसे करूं? क्या हुआ मैडम, सामान लेने निकली हो लेकिन पैसे नहीं है, पागल बना रही हो क्या? ऐसा नहीं है भाई साहब, वो मैं अपना पर्स घर पर भूल गई और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेरे यूपीआई में पैसे नहीं हैं। आप रुकिए, मैं अभी किसी को कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास और उसके पति को कॉल करती है, लेकिन दोनों का फोन बंद था। तो वो अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि किसी सत्संग में आई थी। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हेलो, कुछ सुनने में नहीं आ रहा मुझे। माँ सुनो, कुछ पैसे लेकर बाजार वाली दुकान पर आ जाओ, जरूरी है। अरे कहाँ आना है? देख अभी कहीं नहीं आ सकती, बाहर हूँ। हेलो 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 माँ माँ। इतने में ही कॉल कट जाता है। अपर्णा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दुकानदार भी उसे घूरने लगता है। तभी सिया वहाँ से रिक्शे में जा रही थी, तो अपर्णा उसे रोककर सारी बात बताती है, जिसके बाद सिया सारे सामान की ऑनलाइन पेमेंट करती है और अपर्णा को चैन की सांस आती है। ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो अपर्णा से कहती है, देखा, समय पर तूने अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन काम कौन आया? तेरी ननद, जिसे तू हरदम पराया कहती रही। हाँ सासू माँ, मुझे समझ आ गया कि अपना पराया कुछ नहीं होता, इंसान सही होना चाहिए। शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अवनी को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसीलिए अवनी की सास काजल उससे चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम अवि और काजल हॉल में बैठे हुए थे। तभी अवनी अपनी सास काजल और पति अवि के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती हुई कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। हाँ दे दे मुझे, मेरे घर की औलाद तो नहीं दे सकती, पर कम से कम मुझे 1 कप चाय तो पिला ही सकती है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, पर क्या गलत बोल दिया मैंने इसको? अरे भाई, मेरे खानदान को ये नहीं बढ़ा रही है तो मैं इसको बोलूंगी ही ना। माँ, अब जब आप ही अपनी बहू को इस तरह से ताने देती हैं, तो दुनिया तो अवनी को ताने मारेगी ही ना। बेटा मेरी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी ना है, जैसे इसके कर्म है वैसे इसको सुनना पड़ रहा है। माफ करना माँ जी, पर अगर मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ बहू, सही बोल रही है तू, ये भगवान की मर्जी है, पर शायद खुद भगवान भी नहीं चाहता कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक कुलक्षणी है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ही ले। अरे तेरी दूसरी शादी होगी, तू भी खुश रहेगा, साथ ही वो इस घर के अंश को जन्म देगी। सोच, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ आप जानती है ना, मैं अपनी पत्नी अवनी से कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी बनाने की सोच भी नहीं सकता। पर बेटा अवि, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। जब से इस घर में आई है, ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर रखा है, पर ना तो मेरी बात सुन रहा है, ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरे बेटे को तो उसने अपने वश में कर रखा है, साथ इस घर को कोई वारिस भी नहीं दे रही है ये। काजल धीरे से अवनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है
पर अवनी ये सब कुछ सुन लेती है। पर बेचारी करती भी तो क्या करती, शायद उसकी जिंदगी में औलाद का सुख था ही नहीं। समय गुजरता है, पर दिन वो अवनी को तरह तरह के ताने कसा करती। साथ ही वो अपने बेटे अवि को दूसरी शादी के लिए भी काफी फोर्स किया करती, पर अवि अपनी माँ की एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन काजल खुद से कहती है, अभी शादी के लिए नहीं मान रहा है, पर मुझे अपने बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं अवनी को ही शादी के लिए मना लूं। अगर अवनी मान जाएगी तो अवि भी मान जाएगा। यही सही रहेगा। अवनी के मनाने से अवि मान जाएगा। ये सोचकर काजल अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, अवनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है ना। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। साथ ही मैंने तुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर बहू, तू भी तो सोच जरा कि सभी के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, पर अपना घर वीरान पड़ा हुआ है। अब तू ही है जो कुछ कर सकती है। माँ जी, पर मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ अवनी कि तू माँ नहीं बन सकती, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मदद? कैसी मदद माँ जी? अब तू ही अवि को दूसरी शादी के लिए मना सकती है। बहू प्लीज उसको दूसरी शादी के लिए मना ले। देख बहू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। अब तू ही है जो इस घर को खुशियाँ दे सकती है। अपनी सास की बात सुनकर अवनी को एक झटका लगता है, पर वो अपनी सास को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांगी थी, और खुशियों में कुछ और नहीं बल्कि उसकी सौतन थी। अवनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अवि जी से खुद बात करूंगी। अवनी की बात सुनकर काजल वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, पर अवनी पर क्या बीत रही थी शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शाम को जब अवि घर आता है तो अवनी अवि से उसकी दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर अवि गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो अवनी, तुम मुझे तुम्हारी सौतन लाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उनको निराश नहीं कर सकती। इसलिए अवि प्लीज मेरी बात मान जाओ। अवनी की आंखों में आंसू और उसकी बार बार रिक्वेस्ट देखकर अवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है, और अब बहुत जल्द अवि की दूसरी शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात जहां एक तरफ अवनी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अवि रूही से कहता है, रूही देखो, मैंने तुमसे शादी मजबूरी में की है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मानी है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को बहुत बुरा लगता है, और वो उससे इस मजबूरी की शादी का कारण पूछती है, जिसके बाद अवि उसे सारी बात बताता है। ये जानने के बाद रूही अपने दिल पर पत्थर रखकर अवि से कहती है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं अवि जी, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। रूही की ये बात सुनकर अब अवि को भी इतना समझ आ गया था कि रूही कितनी साफ दिल की है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं बोलता और अवनी के कमरे में चला जाता है। अवि को अपने कमरे में देखकर अवनी कहती है, अवि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर माँ ने आपको देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अवनी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है। ये जानते हुए कि उसकी आज मेरे साथ पहली रात है, जब मैंने उसको सारी बात बताई तो खुद उसने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। रूही इतनी अच्छी है, ये जानते हुए भी आप मेरे पास आ गए। अवि, इन सब में उसका क्या कसूर है? उसको आपकी पत्नी होने का अधिकार तो दीजिए। अवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, और आज की रात ना तो वो अपनी के पास रहा और ना ही रूही के। अगली सुबह रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है दीदी? कल रात तुमने अवि को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता भी है अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दीदी मैंने कुछ गलत नहीं किया, और रही मम्मी जी की बात तो उन्होंने अपनी बात मनवानी थी, उन्होंने मनवाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। रूही, तुम्हारी शादी हुई है मेरे पति से, तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें मुझसे चिढ़ना चाहिए। दीदी अभी तक तो नफरत नहीं आई, बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। भगवान ने भी आपके साथ गलत किया है और मम्मी जी ने भी। रूही की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगाकर कहती है,
रूही तुम मेरी सौतन हो और सौतन ना तो कभी बहन बन सकती है ना ही सहेली, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे और अपना हक लेने की कोशिश करो। इतना बोलते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है पर अवनी और रूही के बीच ना तो नफरत थी और ना ही लड़ाई। वो दोनों ही सहेलियों की तरह रहने लगती हैं। ये देखकर कि दोनों सौतनों के बीच काफी प्यार है, काजल बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहू की बलाई उतारते हुए कहती है, हाय मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, देखो जरा दोनों में कितना प्यार है। मम्मी जी भला प्यार होगा क्यों नहीं, दीदी ने मुझे अपनी सौतन कभी माना ही नहीं, हमेशा अपनी सहेली की तरह मुझसे प्यार किया, तो इसी नाते वो मेरी सौतन ना होकर मेरी सहेली हुई। हाँ बहू ये तो है, मेरी अवनी है ही इतनी प्यारी। मम्मी जी जब आपको अपनी बहू इतनी ही पसंद थी तो आपने अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाई? बहू मेरी अवनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जगह शायद कोई दूसरी औरत होती तो वो भी यही करती। मुझे बस इस घर का वारिस चाहिए था जो कि अवनी नहीं दे सकती थी। रूही कोई और सवाल करती उससे पहले ही काजल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। देखते ही देखते अभी रूही के क्लोज आता है और बहुत ही जल्द रूही प्रेग्नेंट होती है। जहाँ दोनों सौतन एक दूसरे की अच्छी सहेली बनती हैं, तो वहीं अब उनके घर को बहुत खुशियाँ भी मिलती है। और इस खुशी को देखकर अवनी कहती है, सौतन सहेली बन गई, इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पर हमारे घर में इससे बड़ी खुशी आई है और वो इस घर का आने वाला वारिस है। इतना बोलकर अपनी रूही को गले से लगा लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।